अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम सामीन कराम को एक दफा खुशामदीद कहता हूँ एक विद द न्यू एपिसोड ऑफ टॉक शो विद सलमान कराचा। आज हमने जिनको दावत दी है उनका तारुफ अगर मैं करवाऊंगा तो इस तरीके से करवाऊंगा कि शी वाज माय कोलीग एट द यूनिवर्सिटी। हम दोनों ने इकट्ठे 2011 में ग्रेजुएशन की। बट उसके बाद जो है वो उनकी किस्मत खुल गई और हमारी किस्मत फट गई। तो मैं जो है वो एज अ लेक्चरर यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा चला गया, जबकि ये जो है मेरे साथ जो है ये लेक्चरर एज अ फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में चली गई और उसके बाद ये एज अ लेक्चरर दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलेगी। मगर यहाँ पे अभी तक मामला खत्म नहीं होते। असल बात इसके बाद शुरू होती है और वो इनसे ही पूछेंगे कि किस तरीके से इन्होंने किया। लेकिन नाउ शी इज माशाल्लाह सीएसपी ऑफिसर and she is doing a job in office management group in establishment division। और जो कि ये हमारे लिए बड़ी ही हैरानकुन बात थी कि जब इन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कि मैंने सीएसएस किया किस तरीके से था और मैंने किस तरीके से तैयारी करके किया, वो मुझे ये महसूस हुआ कि ये हमें चाहिए कि हम आप सबको सुनाए, आप सबको पता लगे कि हमने जो एक ये सीएसएस का एक होल बनाया हुआ है कि सीएसएस एक बहुत टफ सी बात है, जबकि सीएसएस बिल्कुल ऐसी टफ सी गेम नहीं है। बकौल इनके ये ऐसे ही कहती है, ये ऐसे ही समझाती है कि सीएसएस इज नॉट अ टफ गेम। सो जनाब वी वेलकम सोबिया बतूल टू द शो। थैंक यू वेरी मच सोबिया, आपने टाइम निकाला और आप यहाँ पे आज आप तशरीफ लाई। सो हाउ यू आर डूइंग? Thank you very much, Salman. Thank you for having me और thank you for such a generous introduction. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई होप कि आप भी खैरियत से हैं और तमाम जो अभी हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं वो सब लोग भी खैरियत से हैं और घर पे रह रहे हैं। हाँ, स्टे होप स्टे सेफ। Stay home. तो सोबिया, आज जिस टॉपिक के लिए बेसिकली मैंने आपको कोशिश की, आपको मदऊ किया, वो ये था कि वी आर ऑन टुडे ऑन वुमेन एम्पावरमेंट कि भी हम लोग अब अगर मैं थोड़े से पाकिस्तान के स्टैट्स की बात करूं तो पाकिस्तान के स्टैट्स इस वक्त ये कहते हैं कि हमारी तकरीबन जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे जो खवातीन का है दैट इज अराउंड 8.9%। लेकिन दूसरी ही तरफ एक बड़ी मजेदार सी फिगर है और वो फिगर ये है कि हमारे जो वुमेन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारी वुमेन पॉपुलेशन है दैट इज 49%। लेकिन उस पॉपुलेशन में से जो लेबर फोर्स है दैट इज जस्ट 24%। यानी कि एक तरफ हम हाफ के ऊपर गेम खेल रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी वुमेन लेबर फोर्स जो है वो सिर्फ 24% के ऊपर आके स्टॉप कर जाती है। जबकि दूसरी तरफ अगर किसी को एग्रीकल्चर के ऊपर शेयर किया जाए तो वो जो जब हम एग्रीकल्चर के ऊपर शेयर करते हैं तो दैट इज अराउंड 66.1%। तो क्या यार ये फिगर्स कुछ अजीबोगरीब सी नहीं है, कुछ बात समझ में नहीं आती मेरी। That is very true, सलमान। ऐसा ही है। इनफैक्ट ऐसा है कि अभी अगर लेटेस्ट स्टैट्स की बात की जाए तो अब 51% हो गई है वुमेन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। सो लाइक लिटिल मोर देन हाफ द पॉपुलेशन। बट इट इज एक्चुअली वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोगों की जो जाहिर है ऑलमोस्ट 11 करोड़ बनती है सिर्फ औरतों की पॉपुलेशन पाकिस्तान में, अगर हम 22 करोड़ हैं तो सिचुएशन ये है कि वर्क फोर्स में भी आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत, पार्टिसिपेशन कम है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो टॉप पोजीशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या वो पब्लिक सेक्टर है, उसमें भी जो टॉप पोजीशंस है पाकिस्तान में ओनली 5% आर हेल्ड बाय वुमेन। सो ये एक बड़ी ही डायर सी सिचुएशन है। और एग्रीकल्चर में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में थोड़ी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। कहीं ना कहीं हमारी जो रूरल वुमेन है वो शुरू से ही दे आर ट्रेन टू वर्क इन द fields and to contribute in the rural setting, agriculture setting, and at times वो agricultural lands भी अपने होते हैं। बट जहां पे बात आती है ना कि ओवरऑल वर्कफोर्स में उनकी पार्टिसिपेशन तो वो बहुत लो है। और आई थिंक ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन इसलिए क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा मैंने भी कहा वर्कफोर्स उनकी कंट्रीब्यूशन लो। इसका मतलब ये है, एक हम हर टाइम पे हमें परेशानी रहती है पाकिस्तान को लेके, वो है अपनी इकोनॉमी की।
सो हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन अगर इट्स नॉट प्लेइंग इट्स पार्ट इन द इकोनॉमी, तो आप कैसे सोच सकते हो कि जो बाकी सिर्फ हाफ पे हमने बर्डन डाला हुआ है, जो मेन है, वो हाफ पॉपुलेशन टोटल 20-22 करोड़ की आवाम के लिए इज ट्राइंग टू अपलिफ्ट द इकोनॉमी. सो यस वी हैव सच प्रॉब्लम्स, लेकिन रूरल सेटिंग में मैंने देखा है कि थोड़ा शायद अपना लैंड होने की वजह से, या शायद उनकी शुरू से ही इस तरह की ट्रेनिंग होती है कि मतलब एग्रीकल्चर लैंड पे उन्होंने कंट्रीब्यूट करना है, काम करना है, एवरीथिंग. लेकिन यहाँ पे बाहर काम करने के मुतालिक शायद हमारे कुछ कल्चरल बैरियर्स भी हैं, कुछ स्टीरियोटाइप्स भी हैं. हाँ, लेकिन क्या तुम ये नहीं समझती कि भाई फॉर एग्जांपल हमने एक अजीबोगरीब किस्म का ये टैबू सेट कर दिया है कि जो खवातीन है वो अगर उनको जॉब करने की परमिशन है भी तो वो सिर्फ जो है वो लाइक एजुकेशन सेक्टर में जॉब करने की परमिशन है, और उसके अलावा हम किसी और सेक्टर में खवातीन को देखना नहीं चाहते. तो ये जो हमने एक अजीबोगरीब किस्म का टैबू अब क्रिएट कर लिया है, इस टैबू का इस वक्त क्या, तो मुझे कुछ लिंक समझ नहीं आता कि हम लोग क्यों अब तक, तभी हम बाकी इकोनॉमी से, बाकी कंट्री से हम लोग इतना पीछे हैं. यू आर वेरी राइट, ऐसा ही है सलमान, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. शायद उसकी एक वजह ये भी है कि हम लोग थोड़ा सा डरते हैं कि जी अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को हम और एनवायरमेंट्स में काम नहीं करने देंगे. डर हमें किन का होता है सलमान? डर हमें होता है कि वहां के अगर मर्द हैं और अगर कुछ इस तरह की अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए, तो आपको नहीं लगता कि हमें बचपन से ही अपनी बच्चियों को ये सिखाने के बजाय कि वो अपनी आवाज ना उठाएं अगर उनके साथ कुछ किसी भी तरह का गलत होता है, चाहे वो स्ट्रीट में होता है, ऑफिस में होता है, स्कूल में होता है, हमें अपने बेटों को ट्रेन ज्यादा करना चाहिए इस चीज पे कि एक औरत जो है इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो किसी का ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी की मालकियत नहीं है, वो आपकी तरह इक्वल एक इंसान है जिसको इक्वल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो इंसान है, वो काम कर सकती है. ये आपने बिल्कुल सही बात की कि वो शायद हमारा यही फियर होता है, लेकिन हमें कुछ स्टीरियोटाइप्स को चेंज करने की जरूरत है कि जी हम ये सोचेंगे नहीं हम टीचिंग फील्ड क्योंकि बहुत रिप्यूटेबल है या बहुत रिस्पेक्टफुल है तो दैट इज फाइन फॉर फीमेल्स. दैट्स नॉट ट्रू. हर अगर आप अपनी बच्चियों को इतना स्ट्रांग बना देते हो, इफ दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हेन टू स्पीक and meant to raise their voice against anything, तो I don't think there's any issue कि कोई इस तरह से. हमने एक्चुअली बच्चियों को इतना डराया होता है बचपन से. आपको भी पता सलमान, हम उन्हें क्या सिखाते हैं? हम सिखाते हैं अच्छी लड़कियां वो होती हैं जो बोलती नहीं है, अच्छी लड़कियां वो हैं जिनकी आवाज ना है. अब मैंने खुद अपनी आंखों से कई दफा कई सारे लोगों का सुना हुआ है, बच्चियां स्ट्रीट में जाती हैं, बाहर जाती हैं, इवन ऑफिस में, जब उनके साथ अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट या कुछ भी, इवन कैट कॉलिंग तक स्ट्रीट में हो रही होती है, अगर वो गुजर रही है और कोई बात कर रहा है, कुछ कह रहे हैं उनको, तो वो मजीद सहम जाती है, मजीद डर जाती है और मजीद अपनी स्पीड आगे की तरफ बढ़ा लेती हैं. करना ये चाहिए उन्हें कि दे शुड स्टैंड अप, दे शुड स्पीक अप, और अगले को उसकी जगह दिखानी चाहिए इस मामले में. और इसका दूसरा व्यू ये है कि हमें अपने मर्दों को, अपने लड़कों को यही ट्रेनिंग शुरू से देनी चाहिए कि मतलब अगर कोई राह जा रही है, कोई ऑफिस जा रही लड़की है या कहीं वो अगर को एजुकेशन में पढ़ रही है, तो दैट डजंट मीन शी कम्स फ्रॉम अ बैड फैमिली या वो लड़की ऐसी, मतलब जो हमारी अजीब और गरीब स्टीरियोटाइप्स है, तो वी नीड टू शैटर दोज, वी नीड टू कम आउट ऑफ दोज. और यही वजह, आप सही कह रहे हैं कि हम बाकी दुनिया से बहुत पीछे हैं, हम अपनी वुमेन एम्पावरमेंट पे काम नहीं कर रहे. एक सवाल का जवाब तो दो यहाँ पे, ये सिर्फ समझ लो इसे मैं जिमनी सवाल इसलिए कहूंगा कि ये बताओ कि अगर अगर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि हम वुमेन को हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की और सारा कुछ कर रहे हैं, क्या फिर तुम ये समझती हो कि भाई जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो उस वक्त जो है वो फिर हम वुमेन को भी वही इक्वल राइट्स देंगे जो मर्द को दे रहे हैं? फिर जाहिर बात है उसके लिए जो कभी कभार जिस ऑफिस के अंदर नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म होते हैं वो फिर नहीं होंगी. फिर ठीक है, फिर वुमेन ने अगर काम करना है तो फिर बाकी मुल्कों की तरह अभी माशाल्लाह से, जैसा आप अभी एमएस पॉलिसी स्टडीज कर रही है माशाल्लाह जापान के अंदर, तो आपने जापान में देख लिया होगा कि दे ट्रीट एवरी पर्सन एज एन इक्वल. मतलब exactly. वहां पे ये कोई ये नहीं है कि यार मतलब फॉर एग्जांपल ठीक है हर कोई एक ही काम कर रहा है, हर कोई कंस्ट्रक्शन में भी काम कर रहा है, हर फील्ड में काम कर रहा है. तो फिर क्या आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में रहते हुए क्या हमारी फीमेल इस चीज को एक्सेप्ट करेंगी? अगेन बात ये है सलमान के हमारी प्रायोरिटीज बहुत अपसाइड डाउन है. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं शायद हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि कुछ चीजों में खवातीन ऑफिसेज में या इवन यूनिवर्सिटीज में उनको नेपोटिज्म, उनको बेटर मिल जाता है सब कुछ, बिकॉज जस्ट बिकॉज दे आर फीमेल्स, राइट? ये भी गलत है.
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आप एक दो इंसान हो और दो इक्वल इंडिविजुअल्स हो एक सोसाइटी के, किसी ऑफिस के, कहीं के भी, किसी डिपार्टमेंट के, तो एब्सोल्यूट सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए और ये चीज खवातीन को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। हमें एक चीज इवन हमारी ट्रेनिंग में भी बताई जाती थी बार बार कि अगर कभी कोई खातून कहे कि हम फीमेल्स हैं, फलां चीज इस तरह से होनी चाहिए बिकॉज हम फीमेल्स हैं, तो बड़ा हार्श जवाब आता था कि ऑफिसर डजंट नॉट हैव एनी जेंडर, एज लॉन्ग एज यूर एन ऑफिसर यूर एन ऑफिसर। फिर आप देखेंगे हमारी साथ फीमेल्स हैं जो कि पुलिस में भी इक्वली उसी तरह से रोल प्ले कर रही हैं जिस तरह मर्द कर रहे हैं। उनका ये नहीं है कि मतलब कि उनको बिठा दिया है एंड दे आर नॉट गोइंग आउट इन द फील्ड्स और डूइंग एनीथिंग। तो ये चीज तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इक्वालिटी को फिर दोनों साइड्स पे इक्वल होना चाहिए। फिर ये नहीं है कि औरत को ज्यादा मिल रहा है मर्द को कम मिल रहा है, मर्द को ज्यादा मिल रहा है औरत को कम मिल रहा है। यू आर राइट। ओके अच्छा चलो जरा ये तो हमने थोड़ी सी जरा सीरियस गुफ्तगू कर ली। ये बताओ कि जो कुछ मुझे पता है और जो कुछ मैंने सुना है और आपसे ही सुना था तो मैंने किसी से सुना नहीं यार यू डिड सीएसएस जस्ट इन अ ग्लिम्स ऑफ सेकंड्स। यानी कि मुझे तो ये खबर मिली है आपसे कि आपने हम तो अजीबोगरीब में खौफ खा के जनाब सीएसएस तो बड़ा औखा काम है आपका दे तो पता लगा कि रात को जनाब आपको पता लगता था कि सुबह पेपर किसका है और आपने सुबह जाके पेपर दे दिए। सलमान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेसिकली मैं एक शायद अभी अगर ये बातें करी और कोई लोग सुन रहे हैं जो करना चाहते हैं, गलत प्रेसिडेंट भी नहीं सेट करना चाहती कि मेरे फुटस्टेप्स फॉलो करो बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी रियली बैड। बट हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन उसकी मैं आपको वजह बताऊंगी। हुआ ये था कि व्हेन एक्चुअली मेरे माइंड में नहीं था सीएसएस का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि यार सीएसएस है जो उसके बाद क्या होना है क्या करना है। लाइक नॉर्मली मैंने देखा है बच्चों को नहीं आइडिया होता है यूनिवर्सिटी कॉलेज में। माई फादर एक्चुअली व्हेन ही वाज यंग, तो उन्होंने कहीं ना कहीं शायद इरादा किया था सीएसएस करने का एक टाइम पे, बट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल कमिटमेंट्स और वो बैंकर थे, उनकी ऑफिशियल कमिटमेंट्स वो नहीं कर पाए। तो उनको बहुत ज्यादा शौक था। सो व्हाट ही डिड, एंड इवन मेरे एक चचा हैं, उन्होंने भी सीएसएस के एग्जाम दिए, क्लियर भी किए, बट वो फिर फर्दर उनकी कुछ मेडिकल इश्यूज थे तो वो उसको कंटिन्यू कर सके। सो मेरे फादर को बहुत ज्यादा था कि, और वो मुझे ना जब से मैं 2011 से 2013 तक जॉब कर रही थी, क्योंकि मेरा पैशन टीचिंग था, तो मैं लेक्चरशिप और मैं इसी में आगे जाना चाहती थी। तो ही केप्ट ऑन सेइंग कि देखो कर लो यू लाइक तुम कर सकती हो। जैसे हर माँ बाप को एतमाद होता है अपनी औलाद पे कि तुम कर सकती हो, तुम कर लो, गिव इट अ ट्राई। सो उन्होंने इतना मुझे कहा कि आई फेल्ट लाइक कि यार ये इतना कह रहे हैं, चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मेरा कोई वो वाला टेम्परमेंट ही नहीं बना था कि मैंने जैसे होता है ना एक जुनून या एक शौक कि सीएसएस करना है। मेरा क्या हुआ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मैंने ऑलमोस्ट बिल्कुल स्टडी शायद उस तरह नहीं की जैसे सीएसएस के लिए करनी चाहिए। लास्ट आई थिंक 2 वीक्स थे जिसमें मैंने किताबें खरीदना शुरू की, और जो मेरे हाथ में सामने आई किताब, एक तो होता है ना कि वो आप सर्च करो कि अच्छी किताब कौन सी, वो मैंने ली। अब सिचुएशन ये थी हमारी इस तरह की थी, डेट शीट की सुबह हमारे 2 पेपर्स होते थे दिन को, 2 घंटे के गैप से, 3 घंटे का, देन 2 घंटे की ब्रेक एंड देन थी, और विदाउट एनी ब्रेक, लाइक बीच में कोई छुट्टी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बैक टू बैक, लाइक प्रेशर था। तो उन रातों में मैं पूरी पूरी, और ये मेरा बचपन से रहा है, मैं पढ़ती हमेशा आखिरी मिनट पे ही हूँ, विच इज वेरी रॉन्ग, मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करती, बट रात रात को बैठती थी किताबें लेके, सुबह 2 पेपर्स होने होते थे, और विदाउट स्लीपिंग सुबह तक पढ़ के जाके एग्जाम दिया, फिर आई। लेकिन सलमान उसमें मुझे शायद जो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की है, मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती कि लोग भी ऐसा करें, बिकॉज द रिजल्ट माइट नॉट बी द सेम, बट उसमें एक चीज तो ये, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी टीचिंग इन बहरिया, तो बहरिया में मैं ना बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट्स ले रही थी, बिजनेस कम्युनिकेशन, इंग्लिश, इस तरह से डाइवर्स सब्जेक्ट्स पढ़ाई थी। उनकी वजह से ऑटोमेटिकली चीजें, आपको तो पता है आप इसी फील्ड में हो कि बार बार आपके जहन में जो है ना आप पढ़ते रहते हो, तो वो होती रहती है, पॉलिश होती रहती है। एक तो मुझे उससे बहुत हेल्प मिली, दूसरा मेरी आदत है बचपन से, आई एम एन एविड रीडर, मैं पढ़ती बहुत ज्यादा हूँ, लाइक पढ़ती नॉट टेक्स्ट बुक्स बट अदरवाइज न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स, नॉवेल्स मैं बहुत पढ़ती हूँ। एंड ट्रस्ट मी दैट हेल्प मी अलॉट, बिकॉज आप जितना पढ़ते हो उतने अच्छे आप राइटर भी बन जाते हो, यू कैन पुट योर थॉट्स ऑन द पेपर इन अ वेरी गुड वे, और सीएसएस में ये बहुत मैटर करता है, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है और आपका एक्सप्रेशन कितना अच्छा है इंग्लिश का। तो इन चीजों ने मुझे ना हेल्प किया बहुत ज्यादा।
बट या माई स्टोरी वॉज लाइक। और फिर वो जब आपको मैं मजे की बात बताऊं, जिस दिन रिजल्ट आया तो मैं तो रिजल्ट देख भी नहीं रही थी, क्योंकि मेरे माइंड में था मैंने तो तैयारी के बगैर एग्जाम दिए हैं, मेरा तो कुछ नहीं होना। तो आई वॉजंट इवन बॉदरिंग, मैं अपने आराम से चिल कर रही हूँ, कहीं सो रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मेरी बहन ने कहा, कहती है तुम्हारा सोबिया बतूल जो है ना, वो नाम तुम जैसा नाम है, तुम देख लो। एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा मे भी कोई और होगी, बट मुझे रोल नंबर भी नहीं याद था। मैंने ढूंढा ढूंढा रोल नंबर अपना पुराने पेपर्स पे चेक किया तो वो मेरा ही रोल नंबर था। एंड आई वाज अमेज्ड, क्योंकि आप देखो मैं अच्छा इतनी चिंत थी इस बारे में कि रिजल्ट भी नहीं देख रही थी। अच्छा सोबिया, ये बताओ कि हमें तो ये खबर भी मिली थी कि जैसे तुमने कहा कि तुमने तो 2 हफ्ते पहले किताबें खरीदना शुरू की और कहीं से तैयारी खुद ही की। सुना है कि फिर कुछ एकेडमी वालों ने अपनी प्रमोशन करने के लिए बाद में तुम्हारी तस्वीरें जो है वो चकलाला सी की सड़कों पे जो है वो लगाई थी। यू वेरी राइट। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि वो बड़ी रिनाउंड एकेडमी है यहाँ की, और वो हर साल सबके साथ ये करती है। मतलब मैंने कोई अच्छा। एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, ना इंटरव्यू के लिए और ना रिटर्न अपने एग्जाम के लिए। अभी मेरी सिस्टर ने एग्जाम दिया है सीएसएस का, माशाल्लाह उसका रिटर्न क्लियर हो गया है। शी जस्ट हैड हर इंटरव्यू, आई होप कि इंशाल्लाह भी हो जाएगा। उसके साथ भी यही हुआ है, उसने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, और वो अखबार में जी उसका नाम भी आ रहा है उस एकेडमी के अंडर। वो एक्चुअली जितने लोग पास होते थे ना, ये रिजल्ट देख के वो छाप देते हैं कि ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। सो इट्स लाइक रियली फनी, दे शुडंट डू दिस, वेरी अनएथिकल। लेकिन हाँ, उन्होंने ये मेरे साथ भी किया है, फिर मेरी सिस्टर के साथ भी किया। हर साल लोगों के साथ ये लोग यही करते हैं, एंड इट्स चलिए वेरी यार, रिनाउंड आप एकेडमी। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि यार मुफ्त में पब्लिसिटी हो रही है। बट देखो क्रेडिट भी तो ले रहे हैं सारा। बिल्कुल। सोफिया, अपनी जर्नी की सुनाओ बात, व्हेन यू वर इन सीएसएस ट्रेनिंग एकेडमी, और वहां पे क्या होता था। कोई अपना एक ऐसा वाकया सुनाओ दैट वाज वेरी टफ फॉर यू, और कोई एक ऐसा वाकया सुनाओ जिसके बाद तुम्हें फील हुआ कि यस आई, मतलब मैंने सीएसएस किया था, किसी काम मकसद के लिए किया था और वो मकसद मैंने अचीव कर लिया। तो व्हाट वर दोस टू मोमेंट्स? सलमान, जो सीएसए जो हमारी एकेडमी है, उसका तो एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि जो बंदा वहां पे जाता है वो कहता है, एक स्लोगन है हमारा, वन लाइफ वन सीटीपी। सीटीपी मींस कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो हम 12 के 12 ग्रुप्स इकट्ठा लाहौर में होता है सीएसए में। इट्स लाइक आउटस्टैंडिंग। वहां का हर लम्हा इतना यादगार होता है, हर चीज, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो आपको बहुत ज्यादा टाइट रखते हैं, इस सेंस में कि हम मजाक में कहते थे कि हमारी जो एकेडमी है ना, वो बिग बॉस का घर है। कोई 200 के करीब तो उन्होंने 360 डिग्री कैमरास लगाए हुए हैं हर कोने में। दे आर मॉनिटरिंग यू लाइक 24/7। आपकी एक एक चीज वो मॉनिटर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसा होता है कि आज रात एक फंक्शन है, कोई कल्चरल नाइट है, सुबह आपका फाइनल एग्जाम है। मतलब वो आपको इतना प्रेशर में रखते हैं टू सी के हाउ यू हैंडल इट। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट, और हमारी जो अटेंडेंस वगैरह भी क्लास की वो बायोमेट्रिक होती हैं। अगर आप 3 सेकंड भी लेट हो गए हो, फिर आपकी पेनल्टी बढ़ जाती है, फिर आपका कुछ इस किस्म की चीजें हो जाती हैं। बट डिस्पाइट ऑल दैट, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मैंने एक्चुअली वहां पे मेरे साथ एज सच कोई टफ एक्सपीरियंस तो मैं नहीं कहूंगी हुआ। ओवरऑल वो टफ रूटीन जरूर होती थी। बट हाँ, एक दफा यूं हुआ कि हमारे एक ऑडिटोरियम में हम वी वर लाइक 238 कैंडिडेट्स, जो ऑफिसर्स थे, बेसिकली प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। तो उसमें ना क्या हुआ, कुछ लड़कों ने शरारत की। हमारी डीजी बड़ी सख्त थी, आफा सुबूही, अब तो रिटायर हो गई है। 22nd ग्रेड की वो डीएमजी की ऑफिसर थी, वो बहुत सख्त थी। अच्छा, वो बैठी हुई है, कोई प्रेजेंटेशंस चल रही हैं बड़ी, एंड कुछ लड़कों ने क्या किया कि वो बाहर बायोमेट्रिक लगा के, एंड देन थोड़ी देर बाद वो हॉल से निकल गए, चले गए अपने अपने, वहीं अंदर ही रहते हैं ना हम लोग हॉस्टल्स में जाके सोना। जब डीजी ने ये नोट किया कि लोग कम हैं, राइट, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दोबारा सबसे अटेंडेंस लगवाई वहीं पे अंदर, ऑडिटोरियम को लॉक करके। अब देखा कई सारे लोग नहीं थे उसमें। सो व्हाट हैपेंड कि उन्होंने कहा कि जैसे आप हमारी क्लास के सीआर हुआ करते थे, उसी तरह हमारा वहां पे भी एक प्रेसिडेंट होता है। तो उन्होंने कहा कि वो कौन कौन से लड़के हैं, लोग हैं जो निकल गए हैं, मुझे उनका नाम बताएं। उन्होंने ना स्टेज पे आके बोला। अब जाहिर है दोस्ती यारी में एवरीबडी वाज क्वाइट कि हम नहीं बता सकते अपने दोस्तों का नाम, नहीं बता रहा। तो डीजी ने कई दफा पूछा, नहीं बताया। डीजी को गुस्सा आ गया। डीजी ने कहा, सुबह जो है ना आप सब लोगों ने, आई थिंक 6 बजे ग्राउंड में होना है, हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड है, आपकी जो है ना पीटी होगी 1 घंटा, सुबह सुबह 6 बजे, और सर्दियां थी, एंड कोई एक्सक्यूज नहीं। अब मजे की बात ये हुई कि
सलमान, मैं कभी भी क्लास वगैरह के लिए अलार्म में 3-4 लगा के सोती थी, कभी लेट नहीं होना। मैंने बताया ना बायोमेट्रिक होता था तो जरा सख्ती थी, बट उस दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ था कि रात को मैंने अलार्म लगाया और कहीं रात को किसी टाइम पे मेरी बैटरी जो है ना मोबाइल की ड्रेन होगी, अलार्म बजा ही नहीं और मैं सुबह उठ ही नहीं सकी। एंड मेरे साथ मेरी रूममेट भी मुझ पर रिलाई कर रही थी, वो भी नहीं उठ सकी। सो अब हम जब उठे एंड वी वर शॉक, तो वो 9 बज रहे हैं, लाइक व्हाट द हेल। फिर हम लोग गए अपने डायरेक्टर के पास, उनसे बातचीत की कि सर आपको तो पता है मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया अकेडमी में, ये आज ये हो गया वो हो गया। बट डीजी ने हमें अगले दिन, जो जिन 2-3 लोगों का मेरी रूममेट्स में मिस हो गया था ना, फिर उन्हें डबल सजा दी। उन्होंने कहा आपने 2 घंटे पीटी करनी है और सुबह 5 बजे आ रहा है ग्राउंड में। फिर अब सुबह सुबह 5 बजे टर्न में ग्राउंड में पीटी, क्योंकि कैमरा लगा होता है ना, पीटी भी करनी है, ये नहीं है बैठ जाना है। सो या दैट वाज लाइक फन भी था और थोड़ा सा उस वक्त मुश्किल भी लग रहा था, बट ये एक फनी मोमेंट था। अदरवाइज ऑल ऑफ देम आर वेरी मेमोरेबल। यार हम सुनते हैं कि लोग ऐसी ट्रेनिंग्स के अंदर, क्योंकि पता है आप बड़े कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप बहुत ज्यादा प्रेशर होता है आपके ऊपर, तो लोग रात को अमूमन बंक भी मारते हैं। कभी आपने भी बंक शक मारा था किसी ऐसे ट्रेनिंग अकेडमी या कोई नहीं मारा था? यार मैं तो इस मामले में थोड़ी डरपोक थी। और स्पेशली लाहौर में रहते हुए तो साथ ही तो वो जो है वो क्या नाम है उसका, मॉल रोड के ऊपर सारे वाइब थे। आई नो, लेकिन पता है सलमान क्या था कि मैंने जैसे बताया, इवन जब हम लोग एग्जिट करते थे ना, बाहर निकलते थे रात को, हमारा कर्फ्यू टाइम होता था। वीकडेज में 11 बजे आपने अंदर होना है, वीकेंड्स में 12 बजे तक लिमिट थी। और निकलते वक्त भी आपका बायोमेट्रिक, वहां गार्ड्स खड़े थे वो लगाते थे, आते वक्त भी आपका बायोमेट्रिक लगता है। लेकिन मैं क्योंकि डरपोक हुई, मैं कहा नहीं यार बायोमेट्रिक आई कांट डू दैट। बट लड़के बहुत करते थे ऐसी शरारतें, सो मच सो के आप यकीन करें हमारे साथ एक लड़का था और वो इस्लामाबाद का था। अब सिचुएशन, वो हर वीकेंड पे जरूर इस्लामाबाद आता था, लाइक मैं भी थी बट मैं इतना नहीं आती थी, बट वो उसको था कि नहीं मैंने हर वीकेंड पे लाजमी इस्लामाबाद जाना है, जो भी उसके रीजन थे। अब सिचुएशन ये थी कि वो एक दफा ऐसा हुआ कि उसकी कोई पेनल्टी वगैरह उसको पड़ी, तो डीजी ने ना उसका वीकेंड बंद कर लिया, लाइक एज इन यू कैन नॉट लीव द प्रीमिसेस उस वीकेंड, आप पे बैन है। तो वो जाहिर है वो उस पे भी गेट वगैरह पे भी नोट हो जाता है। इस लड़के ने क्या किया कि दूसरे दोस्त से कहा, गाड़ियां हमारी अंदर ही पार्क्ड होती है, तो ये उसकी डिग्गी में अपने आप को बंद करके चुप करके he went out और फिर उसको बिठाया और उन्हें डेबू पे वगैरह, वो इस्लामाबाद आया। फिर वापसी पे जब वो अगले दिन लाहौर आया, दोबारा दोस्त को कॉल की कि बाहर आओ, डिग्गी में वो बंद हो गई, फिर अंदर आया। या ये इस तरह की हरकतें ये बात फिर आज तक पता लगी है, कोई नहीं पता लगी? नहीं पता लगी। ये तो फिर तुम्हें आज बता दिया लाइव। अब मैंने बता दिया, देखो मैंने उसका नाम नहीं लिया लेकिन उसको पता जरूर चल रहा है, प्लीज वॉचिंग दिस। अच्छा सोबिया, ये तो चलो जरा हमने थोड़ा सा जरा डिस्कशन को थोड़ा सा मैंने एक और तरफ करना था। मुझे ये बताओ यार, व्हाट रियली यू थिंक अबाउट कि अब हमारे यहाँ जो वर्किंग एनवायरनमेंट और वर्किंग कंडीशंस जो हैं इस वक्त जो मुल्क की हैं, क्या वो कंडीशंस इस हद तक एडेप्टेबिलिटी है उनकी कि वो वुमेन एम्पावरमेंट को बर्दाश्त कर सकें, या हमारे कल्चर्स के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अब ये एक स्ट्रेंथ रही ही नहीं कि वो जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट को जो है वो ग्रैप अप कर सके? एक्चुअली सलमान, आई वुड से फॉर्चुनेटली ये चीज मतलब बेहतर हो रही है, एनहांस हो रही है वर्क एनवायरनमेंट में। मैं अगर लाइक गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती हूँ तो मैं उसकी बात कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे आज तक, मेरी सर्विस को 5 साल हो गए हैं तकरीबन, आज तक जितने मेरे कोई 4-5 डिफरेंट बॉसेस रहे हैं, एंड दे हैव बीन एब्सोल्युटली लाइक जेंटलमैन। और वो बहुत ज्यादा, जैसे मुझे एज ए टीचर्स भी रहे, वो मेरे मुझे सिखाते भी रहे, मेरा मोरल भी अप करते रहे, एवरीथिंग। एंड दे वो लाइक, वो बहुत वुमेन एम्पावरमेंट को जो है अप्रिशिएट भी करते हैं और उसको आगे भी लेके जाते हैं। बट आई वोंट से कि सब ऐसे ही हैं या हर जगह ऐसे ही है। कुछ चीजें ना, बीच में एक आध मेरे बॉस रहे, वो औरतों को लेके उनके दिमाग में इतना स्टीरियोटाइप था कि जो बेचारी लड़की उनके साथ काम करती थी तो वो कहती थी यार मुझे यहाँ से निकालो, आई कांट सर्वाइव अंडर हिम, बिकॉज उनका सोच ऐसी थी कि औरत जो है ना वो काम कर ही नहीं सकती है, वो काम नहीं कर सकती, वो जो है ना वो डंडियां मारती है, मतलब
होता नहीं था, बट ही यूज्ड टू थिंक लाइक दैट कि वो ऐसे करती है। और फिर हमारा कोई काम उनके पास गया है, कोई भी फाइल्स जो हमारी ऊपर नीचे मूव होती है, खाम खा उनमें से चीजें निकालना, उस पे से आपको तंग करना, जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल। और इन्हीं ऑफिसर को आप किसी मेल ऑफिसर के साथ देखो, मतलब मेल ऑफिसर इन पे चढ़े होते थे केस। लाइक हमारे 17 ग्रेड के, उस वक्त मैं 17 ग्रेड में थी, तो वही वो वाले जो मेल ऑफिसर्स थे वो इनकी ये चीजें उनके साथ करते ही नहीं थे, उनके आगे सीधे थे। जहां पे औरत देखी, चाहे वो मतलब जो भी है उसकी, मतलब मुंह पे भी बुराइयां, पीठ भी, औरतें तो करती नहीं है, औरतों को तो ये है, औरतें तो ये, मतलब उनका माइंडसेट जो था ना वो बहुत बैकवर्ड था। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ हमारे ऑफिस में थोड़ा सा सलमान ये डिफरेंस भी शायद आ जाता है कि वो ही ज्यादा एजुकेटेड लोगों का, और जैसे हमारे जो CSP ऑफिसर्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी अकोमोडेटिंग औरतों के लिए। लेकिन उसके बरक्स जो हमारे कुछ ऑफिसर्स प्रमोट होके, नॉट ऑल बट कुछ जो प्रमोट होके ऊपर जाते हैं, जिनका एजुकेशन या एक्सपोजर लेवल इतना ज्यादा नहीं होता, वो इस तरह के नोशंस अपने दिमाग में बैठाए बैठे हैं औरतों को लेके। सो बट आई थिंक इट्स ग्रोइंग बेटर, लेकिन इट विल स्टिल रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम कि वो बहुत बेहतर हो जाए और इस तरह की चीजें दिमागों से निकल जाए लोगों के। What do you suggest about the education, about the preparation of CSS? CSS के लिए प्रिपरेशन के लिए आपका क्या ख्याल है? और उससे पहले ये एक सवाल ले लो जरा, ये मैंने सवाल किया है, ये वाहिदा रफीक इन्होंने क्या, are not there any gender sensitivity training for such officers by the CSS? Actually there are, but they are too subtle. मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो एक कोई क्लियर कट आपको, जब से CSA में आप जाते हो ना, तो वो आपको मोल्ड कर रहे होते हैं एज एन ऑफिसर। और जब वो आपको मोल्ड कर रहे होते हैं, तो वो जैसे मैंने कहा, सुबह शाम रात आप एक सर्वेलेंस में होते हो, और आपको वो हर चीज पे मोल्ड कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि आपने खाना कैसे खाना है, तो एटिकेट्स मैनर्स तक वो मोल्ड कर रहे होते हैं। तो उसमें जो है ना, वो आपको इनडायरेक्टली काफी सारी चीजें सिखाते हैं। मतलब देर आर सिंपल, यही ले लें कि फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें ये बताया कि जब कोई ऑफिसर आपके ऑफिस में आता है एंड यू आर अ फीमेल ऑफिसर, या आपके सामने फीमेल ऑफिसर है, लड़कों को भी सिखाया, वो बैठी हुई है डेस्क पे, आप उसके ऑफिस में जाते हो, आप चाहे उससे सीनियर हो, आप लेट्स सपोज 20वें ग्रेड के ऑफिसर हो और वो 18वें की है, तो the female is not supposed to get up for you, like seat पे खड़े होना and all that. So this is against ethics, you know. So the thing is कि इस तरह से सटली वो कि दरवाजा आपने हमेशा फीमेल ऑफिसर, चाहे आपसे जितनी भी जूनियर है, आपने खोलना है। मतलब ये छोटी छोटी जो एथिक्स की चीजें हैं, ये आपको सिखाते हैं। फिर औरतों का जो हमारे CSA में भी हुआ था, एक सेपरेट सेशन होता है जो सिर्फ जिसमें फीमेल्स होती हैं वहां की। उस सेशन में उन्होंने कुछ ब्यूरोक्रेटिक फिगर्स बुलाई होती हैं जो फीमेल्स होती हैं, और वो आपको सारी वर्क एनवायरनमेंट के बारे में लड़कियों को सिखाती हैं कि आपने अपने आप को कैसे लेके चलना है, आपने कैसे चीजें देखनी है। सो यस, इट इज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, बट इट्स नॉट लाइक कि बहुत कोई क्लियर कट चीज वो बताए। वो आपको यही सिखाते हैं, आप ऑफिसर हो, आपके दरमियान कोई जेंडर नहीं है, एंड यू बोथ शुड अंडरस्टैंड दिस। तो वो सटली सिखाते हैं आपको ट्रेनिंग में। ओके, तो अब आप मुझे ये बताओ कि आप अब यानी कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि दावत है हमें सुनने वाले यंग जनरेशन भी है, और दावत है मेरी स्टूडेंट्स भी हैं, और भी लोग हैं जो सारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, या वो लोग भी हैं जो इस वक्त CSS करना चाहते भी होंगे। मुझे ये बताओ कि व्हाट डू यू सजेस्ट के हाउ पीपल शुड रिएक्ट टू द CSS, और किस तरीके से उनको उस पर ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए, क्या जरूरी है CSS के पेपर्स के लिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है CSS पेपर्स को अटेम्प्ट करने के लिए? What are you? ओके, सो इसमें ऐसा है कि मेरे फुटस्टेप्स फिल को फॉलो नहीं कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। लाइक ऑनेस्टली टेलिंग कि हर इंसान का एक लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट होता है, अंडर कंप्रीहेंशन भी डिफरेंट लेवल की होती है। कुछ लोग होते हैं शायद वो थोड़ी देर लगा के कुछ पढ़े तो फौरन लाइक वो पिक भी कर लेते हैं और अंडरस्टैंड भी, कुछ लोगों को टाइम लगता है। नॉर्मली ये होता है दैट एटलीस्ट आपको 1 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, एंड बाय प्रिपरेशन आई मीन लाइक अच्छी वाली प्रिपरेशन। और इसमें एक और फैक्टर ये भी है ना सलमान, कि जितना अच्छा प्रिपेयर करोगे उतना आपका मेरिट अच्छा बनेगा, और आपको जो जो हमारे ज्यादा लुक्रेटिव ग्रुप्स हैं, जैसे पुलिस हो गया, DMG हो गया, फॉरेन सर्विस हो गया, वो टॉप पे होते हैं, वो उनको मिलते हैं जो मेरिट में ज्यादा हाई ऊपर आते हैं। सो वो भी एक कंपटीशन होता है कि आपने सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना, टू बी एलोकेटेड इट्स अ कम्पेटिटिव एग्जाम, सो यू आर इन अ कांस्टेंट कंपटीशन। उसके लिए आप जितना पढ़ो उतना कम है। सो एक तो ये चीज कि आपको पढ़ना बहुत है, एंड सेकेंडली
प्रिपरेशन आपको 1 साल पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए, बुक्स वगैरह लेके। फिर आप अगर आप चाहते हैं आप अकेडमी ज्वाइन करें, अगर आपको लगता है ऑन योर ओन आप हैंडल कर सकते हैं तो वो करें, लेकिन अकेडमी ना भी ज्वाइन करें तो अगर आप किसी CSP को जानते हैं तो उससे वैसे आप जो है ना गाइडेंस वगैरह ले लें। प्लस उसके अलावा न्यूज़पेपर इज अ मस्ट, बिकॉज CSS के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट से हैं, समहाउ मोड़ तोड़ के वो करंट अफेयर से लिंक हो जाते हैं, दे आर वेरी एनालिटिकल, राइट। तो जो वो बार बार यही कहा जाता है कि 1 साल आप अपने घर में कोई डॉन या कोई भी न्यूज़पेपर लगवा लो, उसकी एडिटोरियल्स पढ़ो, ताकि आपका नॉलेज ब्रॉड हो एंड एट द सेम टाइम आपकी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल बेटर हो। क्योंकि सलमान, मैं आपको बताऊं, एक ऐसे का पेपर होता है इनिशियली हमारा 3 घंटे का, जिसमें आपने अराउंड 3000 वर्ड का एक टॉपिक वो आपको देते हैं, ऐसे लिखना होता है। आप बिलीव करो कि अगर 12,000 लोग वो एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से 11,000 को तो ये ऐसे में फेल करते हैं। और रीजन ये भी नहीं होता कि मतलब उनको इंग्लिश नहीं आती या उनकी इंग्लिश, बट मे बी दे आर लुकिंग फॉर सम रियली गुड कमांड ओवर योर राइटिंग स्टाइल एंड हाउ यू एक्सप्रेस, आपकी थॉट्स की जो लिंक कर रहे हो एक दूसरे के साथ, वो कैसे कर रहे हो, फ्लो है आपकी थॉट्स में, आप प्रॉपर एक स्ट्रक्चर पे चल, मतलब बहुत सी छोटी छोटी चीजें। सो वो कैसे आएंगी जब आप पढ़ोगे और साथ राइटिंग अपनी जो है ना वो करते रहोगे एक्सरसाइजेस। सो वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर्स बहुत पढ़ो, वैसे मैगजीन्स बहुत पढ़ो, नॉलेज ब्रॉड करो और अपनी इंग्लिश पे बहुत काम करो, इंग्लिश एक्सप्रेशन पे, लिखने पे। ओके, मैं अभी आखिरी सवाल की तरफ जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बड़ी बताऊं कि ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। शायद आपको याद होगा मिस नुसरत हुमा, अभी उन्होंने एक मैसेज किया फेसबुक के ऊपर, उन्होंने कहा कि गुड टू सी यू गाइस। सो बट ऑब्वियसली इट्स फील यू एज यानी कि ये बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट हमें फील होती है कि जब आपको आपके टीचर जिन्होंने बनाया, जिन्होंने आपके ऊपर मेहनत की, प्रिपेयर किया, तो आज जो है वो भी आपको सिखा रहे हैं। सो माय वन लास्ट क्वेश्चन टू यू नाउ, टू द, ताकि हम डिस्कशन को एंड करें। मुझे ये बताओ कि व्हाई CSS, why not people go for, क्यों CSS एक चार्म क्यों है, क्यों ऐसा है महसूस होता है कि सिविल सर्वेंट जो है वो एक बहुत बड़ा चार्म हमारे लिए फील हो चुका हुआ है, हमें ऐसा महसूस होने लगा है कि एक बड़ी प्राइड, ऑनर की बात है। क्यों ये बाकी फील्ड के साथ कंपैरेटिवली अगर इसको किया जाए, इसका कंपैरिजंस की जाए, कंपैरेटिव एडवांटेजेस हासिल किए जाए, तो CSS जो है वो बहुत आगे है उससे। सो आपकी ओपिनियन में लोगों को क्यों CSS करना चाहिए, क्यों हमें ये है कि लोग जो है वो ज्यादा CSS तरफ भागते भी क्यों हैं, और क्यों करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सलमान। आई थिंक उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये है दैट CSS ऑफर्स यू अ लॉट, मतलब इस सेंस में कि जब आप एक ऑफिसर बन जाते हो, वो एक गेजेटेड ऑफिसर होना ही हमारे मुल्क में, दैट यू आर अ गेजेटेड ऑफिसर, आपकी रिस्पेक्ट, रिप्यूट, चाहे वो पर्सनल लाइफ है चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है या जो भी है, उसमें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। एक तो वो चीज है। फिर उसके बाद आ जाती हैं चीजें कि अनफॉर्चुनेटली आपको पता है गवर्नमेंट सर्विस में पैसा इतना ज्यादा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही हो एंड ऑल दैट, बट आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है, आप जिधर भी जाते हो, आपको जहां भी काम है, एक वो जो रिस्पेक्ट दैट पीपल नो कि अच्छा CSP हैं या असिस्टेंट कमिश्नर हैं या सेक्शन ऑफिसर जो भी है, ठीक है, एक तो वो चीज होगी। दूसरा आपको जो वो देते हैं ना साथ में एडिशनल वैल्यू जो होती है इस जॉब की, लाइक इफ यू आर पोस्टेड समवेयर फार फ्लंग एरिया में, अगर आपको पोस्ट कर दिया है तो वहां पे आपको वो फुल ऑन हर चीज प्रोवाइड करेंगे। आपके पास गाड़ी है, आपके पास गनमैन है, आपके पास बहुत बड़ा घर है, आपके पास एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। एक वो चीज होगी। अगर हम मटीरियलिस्टिक वे में सोचें तो वो भी आपको सब प्रोवाइड करते हैं। मेरे लिए पर्सनली सलमान, आई थिंक अभी मुझे हार्डली मेरा ख्याल है 5 साल हुए सर्विस में, और जो मेरा एक्सपोजर हुआ है नॉट ओनली ऑन नेशनल लेवल बट इंटरनेशनल लेवल, आई थिंक दैट इज वेरी लुक्रेटिव फॉर मी, कि इसमें जो एक्सपोजर आपको मिलता है ना। हाँ, एक और चीज भी है जो कि प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा सा यहाँ पे फर्क आ जाता है, वो ये है कि जॉब सिक्योरिटी, आपकी जॉब सिक्योर है। अब आप आ गए हो, आप हो गए हो, सिलेक्ट हो गए हो, आप 30 साल ये आपका करियर है, खुदा ना खास्ता until unless something goes really wrong, ठीक है, तो आप हो इसमें, आपकी जॉब सिक्योरिटी, आपकी फैमिली एक तरह से मतलब रिलैक्स हो जाती है। अच्छा ये है। फिर उसके बाद
अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अभी भी आप देखें कि मैं गवर्नमेंट के थ्रू ही एक जापान में एक बहुत ही अच्छे जो उनका पॉलिसी स्टडीज का स्कूल है उसमें मैं पढ़ रही हूँ, जहाँ पे सारे ब्यूरोक्रेट्स ही पढ़ा रहे हैं और सारे मेरे साथ फेलो स्टूडेंट्स भी ब्यूरोक्रेट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के। सो वो उससे पहले मैं 2 दफा चाइना से शॉर्ट ट्रेनिंग्स करके आई हूँ, यू नो, एंड देन आती रहती हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो आपकी पोस्टिंग की हो अब्रॉड, चाहे वो आपकी लाइक यू नो इसकी जो स्कॉलरशिप्स हों फॉर डिग्री प्रोग्राम्स, या फिर शॉर्ट ट्रेनिंग्स हो 15 दिन की, 30 दिन की। सो मेरे लिए ना वो एक्सपोजर, वो जाके फिर मुख्तलिफ कंट्रीज के लोगों के साथ शेयर करना, आइडियाज लर्न करना और देखना कि यार हमारा क्या हाल है और दुनिया किधर है, और फिर उस गैप को ब्रिज करने की, आई थिंक फॉर मी दैट इज वेरी लुक्रेटिव। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसकी चार्म होने में। थैंक यू वेरी मच सोबिया फॉर सच अ वंडरफुल टॉक, और बड़ी जबरदस्त कन्वर्सेशन आपके साथ रही, गुफ्तगू का बड़ा मजा आया। और हमने तो सोचा था कि आप कुछ और भी अपने वाकयात सुनाएगी सिविल सर्विसेज एकेडमी के, लेकिन लगता है कि आप डर गई है। तो बाला जी थैंक यू वेरी मच, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त में से अपना वक्त निकाला और आप हमारे आज शो पे तशरीफ लाए। मैं तमाम सामाईन इकराम का, तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने हमें हमारे प्रोग्राम पे तशरीफ लाया और हमारे प्रोग्राम को सुना। जो वन लास्ट लाइन स्टेटमेंट है वो ये है कि फील्ड कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, चाहे वो मैन है वुमेन है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि फील्ड कभी भी स्कोप फील्ड का नहीं होता, हमेशा स्कोप बंदे का होता है। तो अगर आपके अपने अंदर खुद स्कोप होगा तो ऑब्वियसली आप ग्रो करेंगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कैसा भी हो। तो बारह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस सेशन से फायदा जरूर हुआ होगा। और हम सोबिया बतूर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि आप हमारे शो पर तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।